नमस्कार। आपका अपना चैनल छत्तीस के टीवी में आपका स्वागत है। आपके अपने प्रोग्राम अपनी बात में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं हर नया शख्सियत जिसके बारे में जानते हैं, उनसे सीखते हैं। आप आज हमारे साथ हैं आईपीएस शशि मोहन सिंह, जो अभिनय कला में भी माहिर हैं और पुलिसिंग में भी। आइए उनसे जानते हैं उनके अनुभव। जीवन रूपी थिएटर में ऐसे बहुत कम शख्सियत हैं जो हर रूप को बहुत संजीदगी के साथ जीते हैं, और ऐसे हमारे शख्सियत हैं शशि मोहन सिंह आईपीएस, जिनके जीवन के रंग ऐसे हैं जिनसे आप प्रेरणा ले सकते हैं। आइए उनसे जानते हैं उनके जीवन के अनेक रंग। सर, बचपन का बताएंगे आप, किस तरीके से आपका बचपन बीता? देखिए, मेरा जन्म बिहार में हुआ था, बक्सर। और चूंकि मेरे पिताजी और सभी लोग भिलाई में रहते थे, तो प्रारंभिक शिक्षा मेरी भिलाई से ही प्रारंभ हुई। लेकिन पुनः मैं बिहार चला गया, तो स्कूलिंग बिहार से हुई और फिर कॉलेज की पढ़ाई मैंने भिलाई कल्याण कॉलेज से किया। और उसके बाद एमपीपीएससी के थ्रू मैं डीएसपी के पद पे चयनित हुआ 1997 में, और तब से पुलिस डिपार्टमेंट में आया। जिस तरीके से आपका स्वभाव है, बहुमुखी प्रतिभा है, आपके जो ये विशेष जो स्वभाव, ये तो बचपन से ही दिखने प्रारंभ हो गए होंगे। उनका उसका कोई किस्सा याद है आपको, बताना चाहें? देखिए, ऐसे मनोविज्ञान में पढ़ाया जाता है कि आदमी का जो व्यक्तित्व होता है वो 5 साल में निर्धारित हो जाता है। तो जब मैं बहुत छोटा था और दादाजी मेरे रामायण महाभारत की कहानियां सुनाया करते थे, तो उसमें जो नायकत्व था भगवान राम का या अर्जुन का, तो उससे प्रेरणा मिलती थी। और हमेशा ऐसा लगता था कि ये युद्ध के मैदान में मेरी कोई प्रासंगिकता है या वहां मेरी कोई भूमिका हो सकती है। लेकिन अब वो पुराना जमाना तो है नहीं यहाँ कि युद्ध के मैदान होंगे। तो समझ में आया कि शायद आज समाज में एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर मेरे बचपन की वो जो प्रवृत्तियां थी, जो रामायण और महाभारत के माध्यम से मेरे व्यक्तित्व के निर्माण में रच बस रही थी, और मेरे शैशव मन में वो जो कल्पनाएं थी, वो बड़े होने के बाद फलीभूत होने का जो अवसर मिला, मुझे लगा कि शायद ये पुलिस डिपार्टमेंट है जहाँ पर मेरे व्यक्तित्व के अंकुरण जो हुआ था बचपने में, वो सारी चीजों को यहाँ निकालने का अवसर मिलेगा। तो शायद वही रूट था जो मुझे यहाँ तक लेके आया। कॉलेज लाइफ कैसा रहा आपका? कॉलेज लाइफ में ऐसा लगता था कि पढ़ाई छोड़ के सब कुछ करते हैं जी। तो बड़ा विविधता भरा रहा वहाँ। तो कॉलेज में चुनाव लड़ना, राजनीति करना, उसके बाद एक ये कला का क्षेत्र जीवन में जुड़ा हुआ था, तो कविताएं लिखना, एक्टिंग करना, और डिबेट कंपटीशन में, नेशनल डिबेट कंपटीशन में भी गया। तो सारी गतिविधियां करते थे और इतने मशगूल रहते थे कि लोगों को लगता था पढ़ता कब होगा। लेकिन इन सारी व्यवस्थाओं के बावजूद भी हमेशा पढ़ाई को मैंने, उसका एक विशेष स्थान था और सौभाग्य से ठीक ठाक नंबर ला लेता था। मैं ऐसा कह सकता हूं कि कॉलेज लाइफ को संपूर्ण तरीके से जीना, और मेरा ऐसा मानना है कि कॉलेज में जब आदमी जाता है तो उसके जीवन का वो उम्र होता है कि उम्र के उस पड़ाव पे उसके व्यक्तित्व के निर्माण में विभिन्न आयाम जुड़ते हैं, और आपके व्यक्तित्व का विकास, प्रसार होता है, आपके व्यक्तित्व का प्रसार होता है। तो इस तरीके से कॉलेज लाइफ में मैं जीवन के सब रंगों को जीते हुए और पढ़ाई भी करता रहा, और उसके बाद कंपटीशन की दुनिया में गया, फिर सफलता मिली। सर, ऐसे बहुत कम शख्स होते हैं जो बोलते हैं तो केवल बोलते हैं, और आपके विशेषता यह है कि आप बोलते हैं तो उसमें भावनात्मक आपका जो चेहरा है वो भी बताता है आप क्या बोल रहे हैं, मतलब उसमें प्लस होता है। ये आप इसका उपयोग आपने कॉलेज के समय में कैसे किया? ये शायद इसका उत्तर ये है कि सौभाग्य से मैं एक्टर हूँ, और एक्टर इनबिल्ट जो एक्टर होता है, तो जब वो बात करता है तो उसकी फीलिंग्स आती है उसके चेहरे पे, और ये शायद मेरे चेहरे की विशेषता है कि मैं फीलिंग्स को छुपा नहीं चाहता। मैं चाहूं भी तो मेरा चेहरा नहीं छुपने देता है। और इसी बात से, चूंकि ये प्रश्न उससे जुड़ा नहीं है लेकिन उसी की एक शाखा है, तो मैं कहना चाहूंगा
कि हर बच्चा जब अपने जीवन में उसका व्यक्तित्व तो सामने आता है, एक स्टूडेंट के अलावा जब वो स्कूल जाता है तो ऑब्वियसली सारे बच्चे स्टूडेंट होते हैं, जी। लेकिन उसके बाद उसकी एक प्रतिभा दिखने लगती है स्कूल में कि वो या तो अच्छा गाता है या अच्छा खेलता है या अच्छा बोलता है। तो मैं अपने स्टूडेंट के अलावा जो पहली पहचान जो मुझे मिली वो एक्टर की थी। जी। हमारे स्कूल में एक नाटक हो रहा था, तो नाटक में स्क्रीन टेस्ट तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन टेस्ट हो रहा था कि कौन बच्चा अच्छा डायरेक्ट डिलीवरी कर सकता है। बहुत सारे बच्चे थे, मेरे अंदर भी इच्छा हुई कि मैं भी आजमाऊं। जब मैं डायलॉग बोला तो जो हमारे टेस्ट ले रहे थे टीचर, वो तैमूर लंग का रोल करना था, तो बोले ये तैमूर आ गया हमारा। और मेरी जो दूसरी पहचान हुई वो स्टूडेंट के अलावा जो दूसरी पहचान थी वो एक्टर। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर मेरे अंदर इनबिल्ट है, तो जब हम बात करते हैं तो वो भावनाएं चेहरे पे आती हैं। आप में एक और विशेष गुण है, आप सब हो सकता है आपको इसमें जानने नहीं होंगे, आप सामने वाले को चौंकाते हैं, सरप्राइज देते हैं। जी। ये गुण कब से है? यानी सामने वाला अगर कोई चीज सोचा है तो उसके विपरीत आप वो 1 घंटे की बात की सोचा है तो आप 5 मिनट बाद ही उसको चौंका देते हैं। ये फिर- जो कला है। फिर मैं आपको वहीं पे ले जाऊंगा। जैसा मैंने बताया कि मेरे भीतर एक कलाकार है, मैं लिखता भी हूं, तो जो प्रेजेंटेशन होता है मुझे पता होता है कि हमें कब कौन सी बात करनी है और किस बात करने के दरमियान कौन सी बात को कहाँ रोक देना है। जो पिक्चर में क्लाइमेक्स आता है ना, क्लाइमेक्स के लिए क्या चीज को रोकना है उसको रिवील अभी नहीं करना, ताकि बातों में इंटरेस्ट बना रहे। तो शायद ऐसा होगा कि प्रेजेंटेशन का वो एक लक्षण होगा। जैसे कई लोग, जैसे मेरी वाइफ बात करती है या मेरा बेटा बात करता है या कोई दोस्त भी बात करते हैं, तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि अभी ये जो बात कर रहे हैं अगर मैं करता तो मैं कैसे करता। अभी ये जो बात यहाँ इन्होंने बोल दिया, मैं नहीं बोलता, मैं इसको यहाँ के लिए रोक देता। तो ये भी एक शायद कला है, जो प्रेजेंटेशन वाली बात है। जो आप चौंकाने वाली बात कह रहे हैं, शायद जब मैं अपने फील्ड में काम कर रहा होता हूँ पुलिसिंग के दौरान, या मैं अपनी कला की दुनिया में काम कर रहा होता हूँ, तो वहां पे मैं जानता हूँ कि किस चीज को कब, कहाँ और कितना प्रेजेंट करना है। शायद इसका उत्तर यही हो सकता है। कब, कहाँ, कैसे? आपके कॉलेज के बाद आपकी जो क्षमता है उसमें बहुत से रास्ते थे, पुलिस ही कैसे चुना? एक ऐसा दौर आया था जब मैं, जहां पर 2 रास्ते थे, मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। जब मैं यहाँ कॉलेज में पढ़ता था तो इप्टा भिलाई ज्वाइन कर लिया था थिएटर के लिए, क्योंकि वहां पर तो बड़े बड़े धुरंधर आर्टिस्ट हुआ करते थे, तो हमको छोटे सा रोल मिलता था और घंटों रिहर्सल और वहां सब काम करने होते हैं, तो बहुत समय लगता था और पढ़ना भी था। तो मेरे पिताजी इस मामले में बहुत आदर्श पिता है, उन्होंने कभी मुझे कोई काम करने से रोका नहीं। लेकिन वो ऑब्जर्वेशन तो हर बाप को पता होता है कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, तो उनको ऐसा समझ में आता था कि मैं बहुत ज्यादा समय नाटक की दुनिया में दे रहा हूं। तो एक दिन वो मुझे बुलाए और समझाए कि देखो बेटा, तुमको नाटक करना है तो मैं कभी नहीं मना करूंगा कि तुम नाटक करो या इस फील्ड में जाना है, लेकिन अभी स्थिति यह है कि 2 में से एक को चुन लो। या तो नाटक करना है तो नाटक ही करो, पूरा उसी में डूब जाओ, और पढ़ना है तो पढ़ाई करो। और घर की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि मुझे पढ़ाई की तरफ जाना पड़ा। वो निर्णय ऐसा था कि नहीं, अब नाटक में उतना समय नहीं दे सकता, तो मैं पढ़ाई की दुनिया में आ गया और पढ़ाई लिखाई किया। लेकिन जो अंदर में था, वो अंदर का जो कलाकार था, तो कॉलेज में पढ़ते समय हर साल 1-2 नाटक कर लिया करते थे, और फिर नौकरी में आए तो फिर पुलिस एकेडमी गए, तो फिर वो अवसर आया तो वहाँ भी कुछ किए। करते करते तो ये चीज है कि जिंदगी में, जैसे मैं आपके चैनल के माध्यम से भी जो स्टूडेंट हैं उनको ये कहना चाहूंगा कि आपका जो पैशन है उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, समय ले लो, जैसे मैंने किया अपने केस में। क्यों, मेरा प्रोफेशन पुलिसिंग है लेकिन पैशन एक्टिंग है, कविताएं लिखना है। तो मैं वेट किया कि ठीक है, अभी हमारी जिंदगी की प्राथमिकताएं हैं, अभी हम ये काम कर लेते हैं, लेकिन जब भी मुझे अवसर मिलेगा, जब भी जिंदगी से वो सहूलियत, समय की सहूलियत मिलेगी, अवसर की सहूलियत मिलेगी, तो मैं उस फील्ड को चूज कर लूंगा।
और इस तरीके से जब अवसर मिला तो मैं यहाँ भी एक हाथ पत्रकार आजमा होने लिया। के नाते आपकी पुलिसिंग मैंने बहुत नजदीक से देखा है, और जिस तरीके से दूसरे उपयोग करते हैं किसी को, कोई भी समस्या को हल करने, किसी भी अपराध को ये करने, तो आप इस दौरान अपनी जो अभिनय कला है, जो डायलॉग डिलीवरी का जो कला है, उसका उपयोग करते हुए कोई बताएंगे कोई केस जो आसानी से निकालने हो दूसरे की बजाय? ये अक्सर मतलब ये तो पुलिसिंग करने के दौरान मैं हमेशा जब पढ़ाने जाता हूँ बच्चों को यहाँ पर पुलिस एकेडमी में, जी। तो मैं बोलता हूँ कि एक पुलिस वाले को बहुत अच्छा अभिनेता होना चाहिए। अगर वो अच्छा अभिनेता है तो पुलिसिंग में बहुत उसका उपयोग मिलता है, न सिर्फ अपराध क्राइम डिटेक्शन में, बल्कि जब आप लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी कर रहे होते हो वहां पर भी आपकी अभिनय क्षमता का, मेरे ख्याल से एक बार आप भी यहाँ कहीं ट्रक का एक्सीडेंट हो गया था तो आप गए थे वहां पर, और मैं पुलिस नहीं गई थी, मैं अकेले ही चला गया था और वो उसके खटिया पे खड़े होके मैंने उन लोगों को कन्विंस किया। तो वो वही है जो आप बात किए ना, एक्टिंग की कला। और कई बार हम लोग पुलिसिंग के दौरान, चूंकि हमारे कार्य की पद्धति ऐसी होती है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें आक्रोशित दिखना पड़ता है, तो हम वहां पर इसको बहुत अच्छा यूज कर लेते हैं। एज एन एक्टर मैं उस कैरेक्टर में इतना डूब जाता हूं कि अगला सोचता है कि बाप रे कितना गुस्से में है, ये क्या करेगा। मैं आपको एक इंसिडेंट ऐसा शेयर करता हूं कि रायपुर में मैं सीएसपी था, और उस समय चूंकि वहां पर नवरात्रि में सेलिब्रिटीज आते रहते हैं मुंबई से, तो मुंबई के एक टीवी सीरियल का एक कोई बड़े सेलिब्रिटी थे, 2006-07 की बात है, नाम तो भूल गया मैं। तो चूंकि हमारी वहाँ ड्यूटी लगी थी तो हमारे आस पड़ोस के लोग भी जा रहे थे, हमारी पत्नी, बच्चे भी, छोटा सा बच्चा था उस समय हमारा। तो और उसी समय पुलिसिंग का एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि किसी पुलिस वाले को, किसी पुलिस के जवान को, वहां का एक व्यक्ति जो बड़ा प्रभावशाली था, उसने हाथ उठा दिया था उसके ऊपर। तो थाने में उसको लेके आए, और मैं इतना रौद्र रूप धारण कर चुका था, इतना रौद्र रूप धारण कर चुका था। उसी समय जो हमारे मोहल्ले के लोग, हमारी फैमिली के साथ वो लोग भी जाने वाले थे, क्योंकि मेरी ड्यूटी भी थी, और साथ में वो लोग जा भी रहे थे उस कार्यक्रम को देखने, और अचानक ये घटना घट गई। तो मैं इतने रौद्र रूप में था कि ऐसा लग रहा था कि अब तो कोई कहीं नहीं जाने वाला है, अभी तो सब कुछ, ये सब माहौल खराब हो गया। और मैं उस व्यक्ति को जब डील कर रहा था, उस सिचुएशन को डील कर रहा था, तो काफी आक्रोशित था, मेरे चेहरे पे इतना आक्रोश था, आंखें लाल लाल हो गई थी, और मेरी डायलॉग डिलीवरी एकदम बहुत हाई पिच पे थी। और जैसे ही वो केस खत्म हुआ, और उस सिचुएशन से निकल के जहां पर मेरी फैमिली और वो लोग थे, वहां तक जाने में मुश्किल से 30 सेकंड का डिस्टेंस था। मैं 30 सेकंड के बाद गया, और वहां मैं अपने बच्चे को लेकर खेलने लगा, उसके साथ हंसने लगा। तो उसके बाद हम लोग चल दिए, तो हमारे एक भाई साहब थे, मैं तो इसको पॉइंट आउट नहीं किया, मेरे लिए तो रूटीन का काम था कि वहां पे मैं वो काम कर रहा था, यहाँ अपने वहां पे पुलिस ऑफिसर था, बच्चे के पास आया तो उसका पिता बन गया, तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, मेरे लिए रूटीन का काम था। लेकिन वो भाई साहब जब कार्यक्रम खत्म हुआ और हम ड्यूटी से वापस आए, तब उन्होंने पॉइंट आउट किया कि सर ये क्या था। बोला कहाँ क्या था? बोला सर वो आप ही थे। बोला कौन? बोले अभी जो उस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे थे, आप कितने गुस्से में थे, कितने आक्रोशित थे, और 30 सेकंड के अंदर मैंने देखा आप बच्चे के साथ हंस रहे थे, खेल रहे थे, ये कैसे हो सकता है? तो मैं हंसा, बोले इसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं, मैं एक एक्टर हूं, मुझे पता है वहां पे मैं वो पुलिस वाले के रोल में था, तो वहां के स्क्रिप्ट डायलॉग सब कुछ अलग होते हैं। और तत्काल कैमरा बंद, हम अपने शशि मोहन बन गए हम। तो समझ लो कि हमारा काम चल रहा था, और वो काम जैसे ही खत्म हुआ मैं पिता की भूमिका में आ गया, और पिता के बच्चे के साथ तो वैसा डायलॉग नहीं बोल सकता ना। हाँ, स्विच ओवर विद इन सेकेंड्स, कैरेक्टर में गए, कैमरा बंद हुआ, कैरेक्टर से बाहर आ गए। तो पुलिसिंग में इन सब चीजों का हम हमेशा उपयोग करते हैं। हमारे दर्शकों के लिए यही सबसे महत्वपूर्ण होगा कि आजकल जिस तरीके से जीवन शैली हो रही है, लोगों को क्रोध बहुत जल्दी आता है, और बोला जाए तो आपका इमेज लोग जानते हैं कि इनको क्रोध जल्दी आता है। आज आपने अपने आप को खोला कि क्रोध क्या और इसमें क्या है, वास्तविकता क्या है। क्रोध तो आता ही नहीं, क्रोध आता है। मैं आपको बताता हूँ आपको कि साक्षी भाव एक होता है हमारे हिंदी भारतीय दर्शन में। तो हम जब काम कर रहे होते हैं तो साक्षी भाव से काम कर रहे होते हैं। वो अभी आपको मैंने बताया कि वो क्रोध नहीं होता है, वो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट होती है।
सिचुएशन के हिसाब से हम एनालिसिस कर लेते हैं कि यहाँ पर हमें तथाकथित क्रोध या प्रेम, मैंने कहा ना कि पुलिसिंग में इन भावनाओं को यूज कर, तो सिचुएशन कैसा है, उस सिचुएशन में किस भाव को कितना जीना है और किस लेवल तक जीना है। तो जिसको आप क्रोध कर रहे हैं ना, बेसिकली हमारी एक्टिंग होती है, और वो हम एक्टिंग कर रहे होते हैं कि हम इतना आक्रोशित दिखाना है हमें कि वहां पे हमारा काम हो जाए, या इतना सरल हो जाना है, या इतना सहज हो जाना है। हमेशा क्रोध ही नहीं करते हैं। कई बार हमारे पास इतने संवेदनशील केस आते हैं कि दिल दहल जाता है, फिर वो अंदर का कलाकार जगता है, क्योंकि वो संवेदनशील है, उस संवेदना को पकड़ता है, उस संवेदना को पकड़ने के दौरान वो द्रवित भी हो जाता है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि हम पुलिसिंग में इन भावनाओं को मिश्रण कर देते हैं। जब मिश्रण करते हैं तो एक अलग रूप से आ जाते हैं। पुलिसिंग एक ऐसी चीज नहीं है कि एकदम मोनोटोनस है और हार्ड एंड ब्लंट है, ऐसा नहीं है। उसमें सारे रंग है, सारे भाव, क्योंकि आप समाज के हर वर्ग को डील करते हो। एक ऐसा पिता भी आता है जिसके बच्चे उसको घर से निकाल देते हैं। एक ऐसी बहन भी आती है जिसके ऊपर उसका भाई बुरी दृष्टि डाला हुआ है। एक ऐसा व्यक्ति भी, पत्नी आती है जिसको उसका पति पीट दिया है। एक ऐसा भाई भी आता है जो भाई भाई के लिए खून करने को तैयार हो जाता है। ये इतने प्रकार की चीजें हमारे सामने आती है, तो उसको जब हम डील करते हैं तो हमारी दृष्टि जो है वो काफी संवेदनाओं से भरी होनी चाहिए। और जब भी हम संवेदनाओं के साथ पुलिसिंग को करते हैं तो हमेशा पुलिसिंग में एक अपर हैंड रहता है, और हम कनेक्ट करते हैं उस व्यक्ति के साथ, कनेक्ट, उसकी पीड़ा, उसकी वेदना के साथ कनेक्ट करते हैं। जब उसकी वेदना के साथ कनेक्ट करते हैं तो वहां पर हम काम को बेहतर तरीके से करते हैं। न्याय देने की भावना और तीव्र होती है, क्योंकि उसमें भावना भी जुड़ गई है, और फिर उसके हिसाब से हम काम करते हैं। भावनाओं का कैसे उपयोग किया जाए व्यक्तित्व को परिष्कृत करने में, इसमें तो आप समुद्र हैं, आपसे जितना जानकारी लेना चाहें उतना लिया जा सकता है। पुलिस डिपार्टमेंट में सीएसपी, एडिशनल एसपी और तमाम नक्सली इलाके में भी रहे हैं, आज अभी भी नक्सली क्षेत्र में एसपी, क्या अंतर पाते हैं? देखिए, फील्ड की आप छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर बात करें तो वाकई आपका कहना सही है कि हम पुलिसिंग को मोटा मोटी दो भागों में बांट सकते हैं कि एक फील्ड एरिया की पुलिसिंग, जहाँ पर हमारा काम लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल करना होता है, वीआईपी मूवमेंट को देखना होता है, क्राइम और क्रिमिनल्स के साथ हमें डील करना होता है, जिसको हम लोग टेक्निकल भाषा में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कहते हैं। तो वहाँ पर अपराध की रोकथाम करना, और अगर अपराध हो भी गया तो फिर अपराधी को पकड़ना, एफआईआर करना, इन्वेस्टिगेशन करना और चालान पुटअप करना, कोर्ट तक ले जाना और पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाना। ये हमारा एक काम का पैटर्न है। लेकिन जो नक्सल एरिया की पुलिसिंग है वो बिल्कुल ही डिफरेंट तरह की पुलिसिंग होती है। वहां पर माइंड सेट भी अलग होता है, हमारे वर्किंग का पैटर्न भी अलग होता है, क्योंकि जिस संगठन के साथ हमें लड़ाई करना है वो संगठन बहुत ही प्रोफेशनल है अपने काम में। तो वहां पर उनको डील करने के लिए हमें भी प्रोफेशनल तरीके से जो वार टैक्टिक्स होती है उसको यूज करते हुए, और जिसके लिए विशेष प्रकार की ट्रेनिंग होती है हमारे पुलिस में, बिल्कुल उस ट्रेनिंग की सिखलाई को मद्देनजर रखते हुए वहां पर हमको बिल्कुल आर्मी पैटर्न, आप समझ लीजिए कि वो एक कमोबेश आर्मी पैटर्न पे। और आप जिस तरीके से कला का उपयोग करते हैं वो लोग भी वो कला का ही उपयोग करते हैं, तो ये तो जबरदस्त, जिस तरीके से आपका जो टैक्टिक है वो ज्यादा प्रभावशाली। देखिए, ये तो नैरेटिव की लड़ाई है, और वार में प्रोपेगेंडा होता है और काउंटर प्रोपेगेंडा होता है। तो निश्चित रूप से नक्सली अपनी विचारधारा को प्रचारित प्रसारित करने के लिए उनकी अपनी एजेंसी होती है, और उसके माध्यम से जन नाट्य और तमाम तरह की चीजों के माध्यम से लोगों को कोशिश करते हैं कि अपनी विचारधारा में लेके आए। लेकिन सेम टाइम में हम लोग की भी अपनी एक टैक्टिस है, उस टैक्टिस के माध्यम से लोगों से जुड़ने का प्रयास करते हैं, और हम लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि नक्सलवाद जो है वो किस प्रकार से आपके लिए हानिकारक है, और सेम टाइम पे इस समाज के लिए और इस देश के लिए किस प्रकार से हानिकारक है। तो इसको समझाने बताने का भी हमारा भी अपना एक तरीका होता है, और हमने भी उसको यूज करने के लिए हमने कई शॉर्ट मूवीज बनाई, और आप भी देखे होंगे हम लोगों ने जो एक नाटक मुखबिर तैयार किया, और वो पूरी तरीके से नक्सलवाद के ऊपर ही, मैंने ही लिखा उस नाटक को और उसमें मैंने लीड रोल किया। तो उस नाटक में वहां जब हम नक्सली एरिया में पोस्टिंग के दौरान बहुत करीब से इस समस्या को मैंने देखा,
और जाना कि नक्सलवाद किस तरीके से अपना पैर जमाता है, पैर जमाने के बाद लोगों के दिमाग पे कैसे नियंत्रण करता है और फिर उसका दुरुपयोग कैसे करता है, कैसे वहां के युवा को बरगलाता है, अपनी विचारधारा में लाता है और फिर उसी का शोषण करता है। शोषण के नाम पे शोषण करता है। वो ये खुद कहता है कि हम शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अंदर से मैंने देखा कि खुद उन आदिवासी बच्चों का शोषण नक्सली अपने तरीके से करते हैं। तो जो मेरा नाटक था मुखबिर, उसमें हमने इसी को पर्दाफाश करने की कोशिश की। तो एक विचारधारा की लड़ाई है, नैरेटिव है, और वहां पे हम लोग फील्ड क्राफ्ट के अलावा वैचारिक स्तर पे भी अपनी लड़ाई लड़ते हैं। आपने बताया कि अपने नाटक में भी काम किया, आपने पिक्चर में भी काम किया, आपका काफी कुछ है, और खासकर समाज में सुधार, जो संदेश दे सके, सुधार ला सके, ऐसे फिल्मों में काम किया, उसके बारे में बताइए। मैं जैसा पहले ही आपको बता चुका हूँ कि बचपन में ही अंदर में, जिसको हम लोग मजाक में बोलते हैं ना, एक्टिंग बग, मतलब एक्टिंग का कीड़ा काट लेना, तो वो इतना खतरनाक कीड़ा होता है कि वो एक बार काट लिया तो काट लिया। तो बचपन में स्कूल कॉलेज में, जो बहुत ही प्रोफेशनल तरीका नहीं होता है कि अमेच्योर बोलते हैं उसको, कि ठीक है शौकिया तौर पे काम करना, लेकिन दिल के किसी कोने में ये बात थी कि जब भी अवसर मिलेगा इस पे काम करेंगे। और लेकिन जब पुलिस में आ गए और फील्ड में लगातार पोस्टिंग होती रही, तो समय इतना तेजी से उस समय भागते रहा कि सोचता हर समय था, लेकिन फिर एक एक साल बढ़ते जाता, ठीक है अगले साल देखते हैं, अगले साल देखते हैं, ऐसे करते करते 12 साल निकल गए नौकरी के। लेकिन इसी दौरान फिर एक छत्तीसगढ़ी मूवी मया दे दे म्यारू में एक बहुत ही सशक्त भूमिका कंठी ठेठवार की मुझे मिली, और बाद में मेरी पहचान ही बन गई। मैं उस समय कहीं जाता था तो लोग कंठी ठेठवार के नाम से बुलाते थे। तो वहां से ये शुरुआत हुई और सफलता मिली। तो चूंकि हम लोग यहाँ प्रावधान होता है कि आप कोई भी शासकीय कर्मचारी शासन से 5 साल के लिए छुट्टी ले सकता है, साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक अभिरुचियों के लिए आप चाहें तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव ले सकते हैं। तो मैं उस प्रावधान का फायदा उठाते हुए मैं 2 वर्ष की छुट्टी लिया, और छुट्टी लिया तो मैं यहाँ पे कई छत्तीसगढ़ी मूवी में काम किया। फिर भोजपुरी मूवी के भी ऑफर आए तो मैं मुंबई चला गया, और वहाँ 4 भोजपुरी मूवी, जो अभी दिनेश लाल निरहुआ हैं भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी, उनके साथ किया, सेकंड लीड में किया मैंने। 2 साल मैं छुट्टी में रहा, उस दौरान बहुत सारी फिल्में की मैंने। और जब मैं पुनः वापस आ गया तो चूंकि अब वो छुट्टी थी तो इसलिए वैसी फिल्में करने का अवसर था, कर लिया। अभी मैं लीगल अवेयरनेस के लिए शॉर्ट मूवीज बनाता हूँ, और उसमें मेरी कुछ मूवीज जैसे यातना है, गोमती है, इसको नेशनल अवार्ड भी मिला इसमें शॉर्ट मूवी को, और उसमें फर्स्ट प्राइज मिला। और अभी कोटपा करके मैंने एक 45 सेकंड की मूवी बनाई, उसको भी नेशनल लेवल पे सुपर शॉर्ट मूवी की श्रेणी में भी उसको फर्स्ट प्राइज मिला। अभी ऐसा लगता है कि पुलिसिंग और ये हमारी कम्युनिटी पुलिसिंग और ये कला, दोनों का मैंने मिश्रण कर लिया। एक तरफ मेरे अंदर का कलाकार भी, उसको संतुष्टि मिलती है ऐसा काम करके, और दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि लीगल अवेयरनेस, बहुत सारी हमारे देश में कानून बने हैं लोगों को फायदे के लिए, लेकिन आज भी लोगों में जागरूकता का अभाव है। और ऐसा लगता है कि फिल्म एक विजुअल माध्यम है, और एक कैरेक्टर के माध्यम से जब हम बात को कहते हैं तो लोगों को हिट करती है। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारी एक शॉर्ट मूवी है गोमती। हमने देखा हमारे छत्तीसगढ़ में टोनी प्रताड़ना को लेके बहुत सारे केस होते हैं, तो उस पे मैंने एक कहानी लिखी, और उसमें हमने दिखाया कि किस तरीके बैगा लोग होते हैं, वो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और अपने चाकू में पोटेशियम साइनाइड लगा देते हैं, और उसको जब काटते हैं तो केमिकल्स लगा होता है, नींबू काटने से वो लाल हो जाता है। वो लोग बताते हैं देखो हमने मंत्र पढ़ के नींबू से वो कर दिया। तो ये जो अंधविश्वास है, जब हम अपने विजुअल माध्यम से या नाटक के माध्यम से उसको स्टेज पे दिखाते हैं तो लोगों को तत्काल समझ में आ जाता है। तो अभी ये माध्यम हमने बना लिया है कि ठीक है, अपने फिल्मों के माध्यम से लोगों को कानून के बारे में ही बताएंगे, और हमारे अंदर का कलाकार भी संतुष्ट होगा। आपके बहुआयामी व्यक्तित्व में परिवार का, भाभी जी का कितना योगदान? पूरा ही योगदान है। मैं आपको बताऊं कि जीवन में जो जीवन साथी होती है, मैं हमेशा से ये मानता हूं
कि बीइंग पुलिस ऑफिसर हमारे काम चुनौती भरा है और हमें लगातार चुनौतियां मिलती रहती है। असामाजिक तत्वों से चुनौतियां मिलती है, गुंडे बदमाशों से चुनौतियां मिलती है और विषम परिस्थितियों से चुनौतियां मिलती है। नक्सलियों से हमें लड़ना होता है, तो हम सबसे लड़ सकते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपनी बीवी से नहीं लड़ सकता। सच बता रहा हूं आपको कि आप कितना लड़ोगे, क्योंकि नक्सली से आपको कभी कभी लड़ना है, गुंडे से आपको कभी कभी लड़ना है, विषम परिस्थितियों से कभी कभी लड़ना है, लेकिन बीवी से अगर आपकी लड़ाई हो तो रोज ही लड़ना है, कोई रोज ही बीवी से आपको मिलना है। ऐसा मेरा मानना है कि अगर आपकी पत्नी या आपका पति, वाइस वर्सा हो सकता है, अगर वो सही नहीं है तो आप सही नहीं इन द सेंस कि मतलब आपकी विचारधारा नहीं मिलती है, या जिसको हम आम भाषा में बोले खटपट होते रहते हैं, सामंजस्य नहीं बन रहा है दाम्पत्य जीवन में, तो आपके लिए चुनौतियां बढ़ जाएंगी, क्योंकि रोज ही आपका एनकाउंटर है ना। रोज ही एनकाउंटर होगा, अब कितना लड़ोगे, हर आदमी लड़ लड़ के थक जाएगा। इस मामले में मैं सोचता हूं कि बहुत सौभाग्यशाली रहा कि मेरी पत्नी, मैं आज जो कुछ भी हूं ऐसा मैं मानता हूं कि उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान है। मैंने जो रास्ते चुने कि मुझे पुलिस की नौकरी करना है, तो मैंने कुछ अपने सिद्धांत बनाए कि मैं इन चीजों से कोई समझौता नहीं करता। तो मैंने अपनी पत्नी को साफ साफ बता दिया, देखो भाई, मेरे साथ रहना है तो बस ऐसे ऐसे ही जीना है, यही मेरी सीमित संसाधन है, इतने ही मेरे पास है, इसमें इसी तरीके से जिएंगे हम लोग। तो मुझे उसका काफी सहयोग मिला। तो आज मैं अपने तरीके से अपने सिद्धांतों का पालन करते हुए जीवन जीता रहा, तो उसमें मेरी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान। फिर अब मैं ऊटपटांग टाइप का आदमी, अब किसी पत्नी को अचानक एक दिन पता चले उसका पति पिक्चर में हीरो का रोल कर रहा है, फिर समस्या हो जाएगी। तो वहां पर एक समझदारी बड़ा उसका निर्णय था कि नहीं ठीक है, ये आपके अंदर का कलाकार है, आपको कला की दुनिया में काम करना है, आप गंभीरता से काम करना चाहते हैं, तो फिर वहां पे उसने साथ दिया। तो मैं ऐसा मानता हूं कि अगर कोई व्यक्ति सफल है, कितना भी सफल है, और अगर पारिवारिक फ्रंट पे सामंजस्य नहीं है, तो मैं सोचता हूं कि उसके जीवन में कुछ ना कुछ बहुत खटकने वाली चीज, जिसको हम कमी कहते हैं, वो रह गई है। इस मामले में मैं सौभाग्यशाली हूँ, ईश्वर का शुक्रगुजार है कि मैं इस मामले में, इस फ्रंट पे मैं सहूलियत से जिंदगी जी। सर, एक सामान्य दाम्पत्य जीवन में इस अभिनय कला का कितना उपयोग किया जाता है? देखिए, मैं तो हमेशा से मानता हूं कि इस एक्टिंग का हर जगह उपयोग है, हर जगह। एक्टर होने के नाते, कलाकार होने के नाते मैं जानता हूं कि कब कौन सा डायलॉग बोलना है, कब कौन सा। तो बीवी को कैसे खुश रखना है ना, ये भी एक कला है ना। या परिवार को, या पिता को, माता को, भाई को, बहन को, किसके साथ हमारी भूमिका कैसी है, और उस भूमिका में किन शब्दों का, किन वाक्यों का, किस मूड का क्या उपयोगिता है, ये हम बेहतर जानते हैं, और मैं भरपूर उपयोग करता हूं। आप मेरे पिता से पूछेंगे, मैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा बेटा हूं। आप मेरी पत्नी से पूछेंगे, मैं उसके लिए एक बहुत अच्छा पति हूं। मेरे बेटे से पूछेंगे, मैं उसके लिए बहुत अच्छा पिता हूं। मेरे भाइयों से पूछेंगे तो मैं उनके लिए बहुत अच्छा भाई हूं। तो मेरी बहन से पूछेंगे तो उसको लगेगा कि ये मेरा बहुत अच्छा भाई है। तो ये सब कुछ इसलिए संभव हो पाता है कि वो अंदर का जो कलाकार है, संवेदनशील भी है, और प्लस वो एक्टिंग करना जानता है। अब आप कहोगे कि आप रिश्तों में भी एक्टिंग करते हो, बात एक्टिंग की नहीं है, बात डिलीवरी की है। आप बात समझ रहे हैं ना, कि हम सबके मन में प्रेम होता है। प्रेम एक ऐसी भावना होती है जो ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जिसके अंदर प्रेम नहीं है। घृणा भी है, प्रेम भी है, सारी भावनाएं सबके भीतर है, लेकिन उन भावनाओं को कब व्यक्त करना है। कई बार हमारे दिल में प्रेम उमड़ रहा है, लेकिन शब्द ही नहीं आ रहे, हम उसको अभिव्यक्ति नहीं कर रहे, खत्म हो जाता है। तो हर रिश्ते का एक रिक्वायरमेंट है। एक पिता भी चाहता है ना कि मेरा बेटा मेरी गोद में आके सो जाए, और एक बाप भी चाहता है कि उसका बेटा उसकी गोद में आके सो जाए। तो मैं इन सब चीजों को उपयोग करता हूँ। सर, लगातार जिस तरीके से आप पुलिसिंग में आते हैं, आप उसमें भी महारत हासिल है, तो अभी लगातार चेंज हो रहा है पुलिसिंग, और जिस तरीके से अभी एटमॉस्फेयर हो रहा है, टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है, और नए नए तरीके आ रहे हैं अपराध में, तो आपको क्या लगता है किस तरीके से पुलिसिंग में ऐसा बदलाव आना चाहिए और आ रहा है, और क्या आना चाहिए? देखिए, अभी पुराने जमाने की पुलिसिंग
पहले 100 साल से पुलिसिंग वैसी हो रही हाँ, थी। ये पिछले 20 सालों में आप देखेंगे तो पूरी पुलिसिंग चेंज होगी, और हर 10 साल में और देखेंगे, पिछले 10 साल में देखेंगे तो और ज्यादा चेंज होगी। तो रोज टेक्नोलॉजी में नए नए चेंजेस आ रहे हैं। अभी आपको अभी एट प्रेजेंट बताऊं, मेरा फर्जी फेसबुक आईडी बन गया है बदमाशों ने। मेरा ही नहीं, प्रदेश के 3-4 पुलिस ऑफिसर के, 2 आईपीएस ऑफिसर के, एक डीएसपी रैंक के ऑफिसर, एक एडिशनल एसपी रैंक के ऑफिसर को एट प्रेजेंट हम लोगों के फर्जी फेसबुक आईडी बने हुए हैं। और हमारे नाम से लोगों को मैसेज जा रहा है कि हमारे एक मित्र हैं सीआरपीएफ में, उनका ट्रांसफर हो गया, उनके घर का फर्नीचर, आप फर्नीचर खरीद लीजिए। अब आप देखिए कि अपराधी किस लेवल तक चले गए कि हम लोग के फेसबुक आईडी को यूज किया जा रहा है। अब कितना एडवांस हो गया। हालांकि हम लोगों ने उसको पुलिसिंग में अपने तरीके से उसको डील कर रहे हैं, उसको काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं। तो क्रिमिनल्स भी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, तो पुलिस को भी वो यूज करना पड़ेगा। अच्छा, इसी से मुझे याद है, मैं आपको राजनांदगांव के, जब मैं यहाँ एडिशनल एसपी था उसी समय का आपको किस्सा बताता हूँ कि टेक्नोलॉजी क्या होता है। मैं हाई कोर्ट में किसी काम से गया हुआ था, तो उसी समय मुझे एक फोन आया। मैं कोर्ट के भीतर ही था, मैं चूंकि साइलेंट मोड में फोन था, तो मैंने बोला कि मैं आपको शाम को फोन करूंगा। जब मैं वापस आ रहा था तो कई मिस्ड कॉल थे, मैंने सब रिवर्स कर रहा था, तो किसी लड़की का फोन था, और वो लड़की जो है मुझे फोन की कि सर कोई लड़का है जो मुझे लगातार परेशान कर रहा है। तो मतलब ठीक है, तुम वहां पे अपना ये दे दो नंबर वगैरह, किस नंबर से क्या परेशानी हो रही है, तो हम क्राइम ब्रांच को दे देते हैं। तो बोली सर हम लोग का ट्रांसफर हो गया है, और हम लोग यहाँ परसों ही यहाँ से हम लोग नहीं, सॉरी, उसने बोला कि हम यहाँ से चले गए, जब हम कंप्लेन किए तो हम अभी कलकत्ता शिफ्ट हो गए। बोला अच्छा कोई बात नहीं, आप एक काम करो, व्हाट्सएप में आप एप्लीकेशन भेज दो। उस समय हाँ, मैंने बोला आप व्हाट्सएप में भेज दो उसको। उसने व्हाट्सएप में भेजा, और व्हाट्सएप में भेजा, उसका डिटेल हम लोगों ने निकाला। वो स्कूटर नंबर उसके पास आ गया था, जो लड़का उसको परेशान कर रहा था, तो इस स्कूटर नंबर से हम लोगों ने उसका वो निकाला, और निकाल के उसके बाद उस लड़के को लेके आए। तो लड़का बोला नहीं, हमने तो ऐसा कुछ गलत काम किया नहीं, हमने किसी को नहीं छेड़ा है। तो हमने बोला कि, अब वो लड़की को बोला आ जाओ, तुम्हारा अपराधी तो पकड़ा गया है। बोले सर हम लोग तो कलकत्ता में कैसे आएंगे। तो बोला अच्छा एक काम करो, हमने लड़के को बोला इसका फोटो खींचो, और फोटो खींच के यहीं से व्हाट्सएप किया तो सीधे उसके पास पहुंच गया फोटो। बोले यही लड़का था क्या? बोला हाँ सर यही लड़का था। उसके बाद वीडियो कॉल किए हम लोग, वीडियो कॉल पे दिखाए एक दूसरे को, वीडियो कॉल पे आमने सामने हुए। वो लड़का जो है अब कैसे इनकार करेगा। फिर वो गाड़ी बता दी कि इतने तारीख को इतने बजे, फिर हमने सीसीटीवी कैमरे से देखा तो वहां पे वो दिख गया हो, और इस तरीके से उसके खिलाफ हम लोगों ने कानूनी कार्रवाई कर दिया। अब वो देखिए, वो लड़की हमारे सामने नहीं आई, हम उसको देखे नहीं, लेकिन टेक्नोलॉजी का यूज करके तत्काल वहां पे आरोपी को पकड़ना संभव हो गया। तो आज के जमाने में पुलिस और आम लोगों को भी मैं यही कहना चाहता हूं कि अपराधी इतने शातिर और चालाक हो गए हैं कि आपके जेब का पैसा वो किसी भी तरीके से निकाल लेंगे, इसलिए बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। पहले देखिए अपराधी को कितना मेहनत करना होता था, सेंध मारी होती थी, लोग घरों में जाते थे, सब्बल लेके जाते थे, फिर वो गड्ढा खोदते थे, फिर दो घुसता था अंदर से, फिर रात के अंधेरे में वो खतरा कि उठ गया तो मार पड़ेगी, फिर वो निकलता था, फिर ले जाता था सामान। अब सामान चोरी भी कर लिया तो उसको बेचने जाने का भी उसको एक लफड़ा। लेकिन अभी के क्रिमिनल बाइक उठाता है, सुनसान इलाके में जाता है, वहीं रोकता आदमी को लूट लेता है। तो उसका अपराध में टेक्नोलॉजी का अपना यूज कर रहा है। तो लोगों को अभी अत्यंत सावधान और सतर्क रहने की। सर 15 साल पहले आपको 15 साल पहले देखा था, और आज 15 साल के बाद मैं ऐसा बीच में भी देखा हूं, पर ये 15 साल में जो अपनी व्यक्तित्व की जो आकर्षक क्षमता है वो स्थिर कैसे रखे हुए हैं आप? देखिए ऐसा तो मुझे कुछ नहीं लगता, नहीं आपको लगेगा भी नहीं, सामने वाला ही बताएगा कि आप कैसे किस तरीके से, ये कैसे संभव कैसे कर ले, क्योंकि तमाम विपरीत परिस्थितियों को आप, ऐसा नहीं कि आपके पूरे इसमें लाइफ में संघर्ष नहीं है, संघर्ष करते रहे और वैरायटी में करते रहे, उसके बाद आप बिल्कुल आकर्षक जो क्षमता है उसको स्थिर कैसे रखें, ये बड़ा कठिन सवाल आपने पूछ दिया। कोशिश करता हूँ इसका जवाब देने के लिए।
देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि हमारे व्यक्तित्व का एक बाहरी पक्ष होता है और एक आंतरिक पक्ष होता है। तो हम बाहर से वही दिखता है जो हम अंदर से होते हैं, और अंदर से होने के लिए हमारा इनर सेल्फ क्या है, उसको हम कैसे संतुष्ट करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताएंगे अंदर और बाहर का, ये और थोड़ा देखिए, मेरा ये कहना है कि हम इसको ऐसा लेते हैं कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। मेरा ये हाथ शशि मोहन तो नहीं है, ये पैर शशि मोहन तो नहीं है, ये चेहरा शशि मोहन तो नहीं है। शशि मोहन कौन है? तो फिर हम थोड़ा फिलॉसफी में जाते हैं, तो जिसको हम आत्मा बोलते हैं या ईगो बोलते हैं या सेल्फ बोलते हैं, जो भी हम नाम दे दें, तो वो जो सूक्ष्म चीज है, अगर हम उसको पकड़ के रखते हैं और उस पे काम करते इन द सेंस, हमें पता होना चाहिए कि मैं कौन हूं। और ये एक अंदर की यात्रा है। उस अंदर की यात्रा में जब आपको पता चल जाएगा कि ये जो बाह्य जीवन है, बाह्य जगत है, ये भौतिक जगत है, ये क्षणभंगुर है, ये पद प्रतिष्ठा धन दौलत, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये कोई स्थायी चीज नहीं है, इसमें मन रमाना नहीं है। साक्षी भाव बोलते हैं ना, कि साक्षी भाव से काम करना, वीतरागी हो जाना। ये कृष्ण भगवान, हमारे कृष्ण भगवान को हम एक आम आदमी से पूछोगे तो कृष्ण भगवान के बारे में उसकी क्या छवि होगी कि अरे बहुत मस्त उनका जीवन था, गोपियों के साथ रास लीला चाहते थे और युद्ध लड़ते थे, राजा थे। ये उनका भौतिक जीवन था। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कृष्ण को योगी राज कहा गया। योगी राज थे वो। क्यों? क्योंकि आप इन्वॉल्व हो सब कुछ में, सेम टाइम में किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं हो, सब कुछ छोड़ देने की क्षमता। तो पहले ही बोल दिया साक्षी भाव। साक्षी भाव से। तो मैं ऐसा मानता हूं कि हमारा मन अंदर से प्रसन्न होना चाहिए। ये सब चीजें क्षणभंगुर हैं, बाह्य परिस्थितियां क्षणभंगुर हैं। अंदर से अगर हम प्रसन्न हैं तो सब कुछ, बाहर से सब कुछ अच्छा लगेगा। मैंने शुरू में बोला ना कि हमारे चेहरे पे मेरा चेहरा चुगली करता है, मेरा चेहरा छुपा नहीं पाता है। अगर मैं दुखी होऊंगा तो अभी आपको पता चल जाएगा। तो मैं अंदर से खुश रहता हूं, तो शायद वो खुशी जिसको आप कह रहे हैं, आपका जो प्रश्न था, वो शायद मेरे चेहरे पे वो खुशी दिखती होगी कि मैं वीतरागी होके काम करता हूं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि मैं बहुत अच्छा पिता हूं, बहुत अच्छा पति हूं, बहुत अच्छा भाई हूं। क्यों? क्योंकि मैं सबसे इन्वॉल्व हूं, लेकिन सेम टाइम में किसी से इन्वॉल्व नहीं, किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं हूं। सर, पिक्चरों में जिस तरीके से पुलिसिंग है, पुलिस की जो एक पुलिस ऑफिसर की जो लाइफ है उसके बारे में बताया जाता है, और तो सोशल मीडिया में अलग अलग प्लेटफॉर्म है, और किसी में कुछ तो एक जिज्ञासा रहती है दर्शकों में कि जो रियल जो लाइफ है पुलिस वालों की और ये जो पिक्चरों में दिखा रहे हैं उसमें कितना अंतर है। आप तो फिर शिक्षा भी देते हैं अकादमी में, तो नए जो आते हैं उनको क्या बताओ? देखिए, ये प्रश्न अपने आप में बहुत ही अच्छा है, और मैं ऐसा मानता हूं कि सौभाग्य से मैं पुलिस वाला भी हूं और एक्टर भी हूं। तो मुझे फिल्मों में भी पुलिस का रोल करने को मिला और रियल लाइफ में भी, तो रियल लाइफ और रियल लाइफ में। लेकिन एकदम से ऐसा मैं कहूं कि जो फिल्मों में दिखाया जाता है पुलिस की जो छवि, वो एकदम से वैसी ही होती है, तो ये गलत है। लेकिन मैं ये भी कहूं सेम टाइम में कि जो पुलिस की छवि दिखाई जाती है वैसी नहीं भी होती है। तो न तो पूरी तरीके से ब्लैक है और न व्हाइट है, बीच का एक रास्ता, तो बीच का एक ग्रे कलर। तो आप समझ लीजिए, खासकर वेब सीरीज की बात हम करें तो चूंकि इतना माइन्यूट डिटेल्स होते हैं उसमें कि संभव होता है किसी राइटर के लिए, किसी डायरेक्टर के लिए कि एक पुलिस वालों की जिंदगी को बहुत करीने से दिखा सके। लेकिन कमर्शियल मूवी में खासकर जो फिल्मों की छवि दिखाई जाती है, या हीरो के तौर पे अगर पुलिस वाला है तो सिस्टम को गलत दिखाया जाएगा, या फिर सिस्टम सही है तो पुलिस वाले को करप्ट दिखाया जाएगा। तो वो एक स्टोरी की डिमांड होती है। कमर्शियल मूवी इंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है। तो वहां पे हम जो देखते हैं कि अगर सिंघम पिक्चर को थोड़ी देर के लिए लेते हैं, अब वो सिंघम पिक्चर में बहुत ही सुपरहिट पिक्चर है, लेकिन रियल लाइफ में न तो गाड़ियां उड़ती हैं, न ही हीरो एक
गोली चलाता है तो उसकी गोली गुंडों को लग जाएगी, और गुंडा चलाएगा तो हीरो बच जाएगा। ये सब रियल लाइफ में नहीं होता है। लेकिन ये सच है कि सिनेमा में जो पुलिस की छवि दिखाई जाती है उतना सही तो नहीं होता है, लेकिन कुछ आर्ट मूवीज हैं, आप अर्थ सत्य पिक्चर देखिए, वहां पे आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से एक पुलिस की लाइफ के अपने संघर्ष होते हैं। तो इसका उत्तर यही है कि पूरी तरीके से वो सत्य भी नहीं है, पूरी तरीके से असत्य भी नहीं है। ये आप जो पिक्चर के विषय में बता रहे थे, तो आप ये राजनांदगांव में काफी समय आपने बिताया। ये आपको हो सकता है आपको पता ना हो, मैं बता रहा हूँ, आपको सिंघम भी कहा जाता था जी। आप पता नहीं सुने कि नहीं सुने? सुना हूं मैं। क्या कहना चाहेंगे इससे? हाँ, मतलब देखिए, मैं ये जनता का प्यार था, सम्मान था, या क्या पता, मैं शब्द नहीं दे पाऊंगा, मदद की जो भावना लेकिन थी। हाँ, लेकिन अंदर से मैं जानता था कि ये सत्य नहीं है, क्योंकि सिंघम का जो कैरेक्टर है वो किसी राइटर ने लिखा है और वो एक फिल्म के लिए लिखा गया है। रियल लाइफ में हम वैसी पुलिसिंग नहीं करते। हाँ, उसका सेंस जरूर ले लेते हैं कि सिंघम एक ऐसा व्यक्ति था जो कि गलत कामों का विरोध करता था, गुंडों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करता था और न्याय के पक्ष में खड़ा होता था, पीड़ित को न्याय दिलाने की कोशिश करता था, और जो समाज के असामाजिक तत्व हैं उनसे अपने संघर्ष करता था। तो ये एसेंस है उस पिक्चर का। तो निश्चित रूप से मैं, या जो पुलिस ऑफिसर पुलिसिंग करते हैं, तो ये एसेंस लेके ही पुलिसिंग करते हैं, या करना चाहिए। लेकिन अब जैसे उसी सिंघम में आप देखोगे कि गाड़ियां उड़ती है, हीरो मारता है 10-10 आदमी, ये सब कुछ नहीं होता, वैसा डायरेक्ट डिलीवरी नहीं होती है। लेकिन निश्चित रूप से एसेंस लेके न्याय के लिए पीड़ित के पक्ष में खड़े होकर हम लोग पुलिसिंग करते हैं। तो मुझे कोई सिंघम बोलता था तो मैं मन ही मन मुस्कुराता था, उनका प्रेम था उसे स्वीकार कर लेता था, लेकिन उसको कभी अपने पर हावी नहीं होने दिया। मैं जानता था कि मैं शशि मोहन हूं और भारत के संविधान, भारत के कानून के दायरे में रह के हमें अपनी पुलिसिंग करनी है। तो वो चीजें बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करती। अभी वर्तमान में पठन पाठन आपकी विशेष रुचि है जी खासकर, आप काफी पुस्तकें बड़ी गहनता से जी। पढ़ रहे हैं, इसके बारे में बताएंगे? देखिए, अभी आजकल निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं कि मेरा भी एक इंटरेस्ट का एक नया टॉपिक आया है जिसमें मैं पढ़ रहा हूँ, खासकर इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है। तो इस सब्जेक्ट में रुचि आई है, तो जो भी मुझे समय मिलता है तो मैं इस विषय को पढ़ता हूँ और काफ़ी अध्ययन कर रहा हूँ इस पे। और इंटरेस्ट का नया फील्ड होने के कारण, अच्छा, इसके साथ ही मुझे वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ी। अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझना चाहते हैं तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपको पढ़नी पड़ेगी। और इंटरनेशनल, इंडिया का इंटरनेशनल रिलेशन अलग देशों के साथ समझना है तो फिर इंडिया की पॉलिटिक्स को भी समझना पड़ेगा आपको। तो अभी ये इंटरेस्ट का एक नया विषय है, इसको मैं पढ़ता हूँ। और सिविल सर्विस के जो बच्चे तैयारी करते हैं तो उनको भी कभी अवसर मिलता है तो मैं उसमें पढ़ाता हूँ। तो निश्चित रूप से पढ़ने पढ़ाने का शौक है। तो भारत का जो इतिहास है और विश्व का इतिहास है, इसका एक तुलनात्मक अध्ययन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पे मैं अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर, आपने इलेक्शन के बारे में कहा, तो अभी अब 6 महीने ही बचे हैं, छत्तीसगढ़ में इलेक्शन होने हैं। एक सामान्य पुलिसिंग में और इलेक्शन के दौरान, और जिस तरीके से अभी निर्वाचन है, अगर पूरा टेक्नोलॉजी आ गया है, मीडिया आ गई है, तो कैसे अंतर पाते हैं पहले तो इसमें और इसमें, और उस दौरान कैसे, किस तरीके से एक्टिविटीज है? बीइंग पुलिस ऑफिसर, इलेक्शन एक बहुत बड़ी चुनौती होती है पुलिस के लिए एज वेल प्रशासन के लिए। तो जब भी इलेक्शन होता है तो हम लोग चुनाव आयोग के निर्देशन में काम करते हैं, सारे अधिकारी कर्मचारी। और जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है उसके तहत कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ कोड हैं, जिस कोड को पालन कराना होता है कि चुनाव आयोग की जहाँ पर पोलिंग बूथ होती है उसे कितने दायरे में कौन जाएगा, कौन कैसे जाएगा, कहाँ रहेगा, फोर्स कहाँ लगेगी, तो आपके कंडक्ट क्या होंगे एज ए ऑफिसर, एज ए जो जनप्रतिनिधि हैं या मतदाता हैं, तो सबके लिए कुछ कोड बने हुए हैं।
तो हम लोग के लिए यही चुनौती होती है कि हम उस कोड का पालन करते हुए निष्पक्ष तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को संपन्न कराएं। और आज के बदलते परिवेश में हम जो बचपन में जो चुनाव देखते थे और अभी में बहुत अंतर आ गया है। पहले बहुत शोर शराबा, हल्ला गुल्ला, वॉल राइटिंग होती थी, झंडा बैनर होता था। तो आजकल हमने जो अनुभव किया समय के साथ कि सोशल मीडिया का जमाना आ गया, दूरदर्शन है, टेलीविजन है, टीवी चैनल्स हैं, तो अब चुनाव का तरीका बदल गया है और चुनाव आयोग भी काफी बारीकी से नजर रखता है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि पहले की तुलना में चुनाव की परिदृश्य बदले हुए हैं, लेकिन चुनौतियां हमेशा रहती है इलेक्शन कराना। तो प्रशासन उसमें उसी तरीके से जो चुनाव आयोग की मंशा होती है उसके अनुरूप काम करता है। आपके जीवन की एक शानदार पहलू भी है, शब्दों में भावना उड़ेलना और काव्य रूप देना, इसमें आप माहिर हैं। तो हमारे दर्शकों के को एक कविता हो जाए। कविता, वैसे तो मैं अतुकांत कविताएं लिखता हूँ, लेकिन अभी मेरी 2 किताबें पुस्तकें प्रकाशित हुई, एक अनगढ़ दुनिया गढ़े तराशे और लहरों के उस पार भी तुम हो। 2 किताब मैंने लिखी अभी इस दौरान में। लेकिन चूंकि आप बीइंग पुलिस ऑफिसर मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो मैं अपनी एक पुलिस से रिलेटेड ही कविता सुनाना चाहता हूँ। और मैं ये कविता तब लिखा था जब कसाब पकड़ा गया था मुंबई में, जब अटैक हुआ था। और उस समय तुकाराम आमले जी जो शहीद हुए थे, उन्होंने उस कसाब को पकड़कर, आप सोचिए अगर कसाब नहीं पकड़ाया होता तो हम पाकिस्तान को एक्सपोज नहीं कर पाते। तो उन्होंने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देकर इस देश की अस्मिता को बचाया। तो ये कविता उन्हीं को समर्पित है और उनके जैसे तमाम हिंदुस्तान की वो पुलिस के हमारे साथी जो इस देश की रक्षा के लिए शहीद हुए, उनको समर्पित है। लेकिन ये सारी बातें सिर्फ लास्ट लाइन में, पहले पुलिसिंग क्या है उसके बारे में मेरी कविता है। पुलिसिंग का शीर्षक है कि मैं वर्दी का रागी हूं, कि मैं वर्दी का रागी हूं, मैं वर्दी राग सुनाता हूं, वर्दी के नीचे सीने में जो धधकी आग दिखाता हूं। मैं वर्दी का रागी हूं, मैं वर्दी राग सुनाता हूं। कि जब अनाथ का साथ है देती, कि जब अनाथ का साथ है देती वर्दी फिर वरदान लगे, जब दुष्टों का संहार करे वर्दी फिर भगवान लगे, जब चाक चौबंदी करती है तो रक्षक जैसी लगती है, जब करती नमन तिरंगे को वर्दी फिर सम्मान लगे। कि है गर्वीली वर्दी ये, वर्दी का गौरव गाता हूं, मैं वर्दी का रागी हूं, मैं वर्दी राग सुनाता हूं। कि जब गर्म रजाई तकिए पर, जब गर्म रजाई तकिए पर तुम चैनो सुकून से सोते हो, कि जब गर्म रजाई तकिए पर तुम चैनो सुकून से सोते हो, तब सर्द ठिठुरती रातों में ये वर्दी पहरा देती है। जब एसी कूलर पंखों में गर्मी का रोना रोते हो, तो कड़ी दोपहरी सड़कों पर ये लू के थपेड़े सहती है। अरे वर्दी है तो सिस्टम है, सिस्टम का कवच बताता हूं, मैं वर्दी का रागी हूं, मैं वर्दी राग सुनाता हूं। और आखिरी में वो पंक्तियां जिनके लिए मैंने कविता लिखी है कि वतन की खातिर वर्दी ने कितनी कुर्बानी दे डाली, कि वतन की खातिर वर्दी ने कितनी कुर्बानी दे डाली, जान हथेली पर लेकर अपनी जवानी दे डाली। याद करो संसद का हमला या आतंक से सहमी मुंबई को, दुश्मन को चटाया धूल वहां, वर्दी की निशानी दे डाली। जब वर्दी लिपटे तिरंगे से वर्दी पर शीश नवाता हूं, मैं वर्दी का रागी हूं, मैं वर्दी राग सुनाता हूं। भारत माता की जय जय। शानदार, वो दारुण दृश्य आपकी कविता के माध्यम से सामने आ गया। जी, नमन है से विरोध, नमन है। थैंक यू।